Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Vinita Chauhan Online Classes. So today we are going to discuss about RPSC and RSSB प्रैक्टिस पेपर थर्ड। तो जैसा कि हम टेस्ट सीरीज़ में आपको जो वीडियो लेके आ रहे हैं, तो लास्ट के जो वीडियो थे हमने उनमें डिस्कस किया था पेपर फर्स्ट को एंड सेकंड को। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड में जो लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस थे वो विनीता मैम ने आपको डिस्कस किए हैं, और जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसी तरह से उसकी कंटिन्यूएशन में आज हम लेके आए इस वीडियो में आपको पेपर नंबर थर्ड टेस्ट सीरीज़ का। ओके, तो आप अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चंस, जो भी आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे, जो भी फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपके एक टाइप के नोट्स रेडी हो जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी काम में आने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो 51 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है वो है यूनिक्स निम्न में से क्या है। हमेशा की तरह आपके पास में चार ऑप्शन है, तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला जो ऑप्शन है सिस्टम प्रोग्राम है, सेकंड जो ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, थर्ड ऑप्शन है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज, एंड फोर्थ जो ऑप्शन है लास्ट में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। तो आपको इनमें चार में से एक ऑप्शन को करेक्ट चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इसकी जगह पे एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, यूनिक्स जो है वो कंप्यूटर के लिए बना है और मोबाइल के लिए नहीं बना है। ओके, अब बात करते हैं यूनिक्स के बारे में। यूनिक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो अगर कभी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनिक्स जो है वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपके पास में अगर ऑप्शन मिलता है मल्टीटास्किंग या फिर मल्टी यूज़र, तो आपका जो ऑप्शन है वो मल्टीटास्किंग या फिर मल्टी यूज़र सही ऑप्शन है। मींस जो यूनिक्स आपका है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, कंप्यूटर के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर बात करें इसकी डेवलपमेंट की, मींस किसने इसको डेवलप किया है, तो इसमें दो नाम आते हैं, आपको याद रखना है। पहला जो नाम है कैन थॉमसन, और कैन थॉमसन ने किसके साथ मिलकर इसको डिज़ाइन किया था। तो दूसरा जो नाम आता है वो है डेनिस रिची। तो डेनिस रिची का मैं आपको नाम बता दूं, तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को भी डिज़ाइन किया था। तो सी लैंग्वेज के अगर कभी डेवलपर की बात करें तो आपका वहाँ पर डेनिस रिची आंसर होगा। ओके, तो डेवलपर की बात कर ली, किन किन ने इसको डिज़ाइन किया है, तो कैन थॉमसन और डेनिस रिची ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया है। बात करते हैं कि इसमें किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है इसको बनाने में, तो इसको बनाने में दो लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ओके, सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। बात करते हैं इसकी कि इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो विकास है वो कब स्टार्ट किया गया। तो इसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है वो आपका हुआ है 1969 से, 1969 से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। और बात करते हैं इसका डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो इसका जो डेवलपमेंट है वो बेल लैब में स्टार्ट हुआ था। आपको याद रखना है, बेल लैब में। ओके, अब बात करते हैं कि इसको वेल मीन्स एक डेट आती है आपकी 71, 1971, 1971 एक आपकी डेट आती है। तो आपको इसमें याद रखना है कि 1971 में इसको एक लैब के अंदर मीन्स लॉन्च किया गया था। मीन्स बाहर इसको मार्केट में नहीं लाया गया था, एक टेस्टिंग के लिए। मीन्स एक इसको पूरा रेडी हो गया था और 1971 में सिर्फ एक लैब के अंदर इसको टेस्ट किया गया था। ओके, उसके बाद में 1973, 1973 में इसको पब्लिश कम्प्लीटली पब्लिश कर दिया गया था मार्केट में, आउटसाइड द वेल लैब। ओके, अब बात करते हैं इसके लाइसेंस की कि मीन्स ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर आपका कोई इसके कोई चार्जेस देने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मीन्स इसमें दो टाइप के वर्जन आते हैं, लेकिन जो मोस्टली इसके वर्जन हैं वो ओपन सोर्स हैं, मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और इसके जो कुछ वर्जन है जो जिसके चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ थी मैंने आपको यूनिक्स के बारे में बताई, और इसी तरह से हमने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 51। तो आगे बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ मूव करते हैं। और 63 जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो देखिए क्या है वो क्वेश्चन। आपका 63 जो क्वेश्चन है वो है आपका निम्न में से किस उपकरण की सर्वाधिक भंडारण क्षमता है। मीन्स इन्होंने पूछा है, जो डिवाइस दे रखे हैं आपको स्टोरेज डिवाइस, उसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है, वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर है मैं आपको बता देता हूँ राइट आंसर जिनको नहीं पता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो सबसे ज़्यादा है। तो अब हार्ड डिस्क की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा, जैसे कि आपको फ्लॉपी दिख रहा है, तो फ्लॉपी है, और कॉम्पैक्ट डिस्क में सीडी है। तो इसको आपने यूज़ किया ही होगा, और जो पहले के जो कंप्यूटर सिस्टम हुआ करते थे उनमें फ्लॉपी एक एज ए स्टोरेज डिवाइस को यूज़ किया जाता था, जिसकी बहुत ही ज़्यादा कम एमबी में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। ओके, तो ये काफ़ी
पहले आते थे बट अब फ्लॉपी नहीं आती, फ्लॉपी डिस्क अब नहीं आती। और अब जो करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, करंट सिनेरियो की, तो इसमें क्या है, आपको हार्ड डिस्क यूज़ किया जाता है एज अ स्टोरेज डिवाइस। अब हम डिस्कस करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में, मीन्स हार्ड डिस्क किस तरह का आपका डिवाइस है, किस तरह से वर्क करता है, कब इसको इन्वेंट किया गया, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो हार्ड डिस्क सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसको कंप्लीट जो बोलते हैं वो हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, और इसको इन शॉर्ट अगर बात करें तो इसको HDD बोलते हैं। ओके, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसको हार्ड ड्राइव भी कभी कभी बोल देते हैं। और ये क्या है, एक तरह का मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। अब मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो प्लेटर्स यूज़ होते हैं, जो आपके जो प्लेटर्स हैं, ये कुछ नेटवर्क एरर है, कोई बात नहीं। तो इसके बाद में क्या है, इसमें जो रोटेटिंग प्लेटर्स होते हैं वो इसको उसमें यूज़ होते हैं। अब उन जो रोटेटिंग प्लेटर्स हैं उसमें क्या है, एक कोट होती है, मीन्स एक परत होती है जो मैग्नेटिक मटेरियल की होती है। ओके, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस बोला गया है। ओके, जो कि डिजिटल डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने के काम आती है। बात करते हैं इसके इन्वेंट होने की, कि इसको कब इन्वेंट किया गया। तो इसको इन्वेंट किया गया था आपका 1954 में, 1954 में इसको इन्वेंट किया गया था, 1954 में। अब 1954 में जब इसको इन्वेंट किया गया था, उस टाइम पे इसकी जो कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये इसकी कैपेसिटी थी 3.75 MB, मीन्स बहुत ज़्यादा कम, 3.75 MB इसकी कैपेसिटी थी, स्टोरेज कैपेसिटी। बात करें अभी करंट की कैपेसिटी, अभी कितने स्टोरेज कैपेसिटी के साथ में हार्ड डिस्क आ रही है मार्केट में, तो ये है आपकी 16 TB, मीन्स मैक्सिमम जो साइज़ है उसका 16 TB। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि स्टोरेज का, लगभग आपका 16,384 GB का स्टोरेज कैपेसिटी के साथ में हार्ड डिस्क आ रही है अभी मार्केट में। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन था वो आपका बी करेक्ट था, हार्ड डिस्क। अब बात करें कि इसको किसने इन्वेंट किया है, किसी पर्सन की पर्टिकुलर की बात करें तो एक नाम आता है आपका रे जॉनसन। तो रे जॉनसन ने मिलके क्या किया था, IBM की जो टीम थी उसके साथ मिलके इसको डिज़ाइन किया था। तो अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ ले, किसी कंपनी का नाम, किस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया, तो आप बता सकते हो IBM। अगर पूछ लिया जाए कि किस पर्सन ने इसको डिज़ाइन किया, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछ लिया जाए, इंडिविजुअल के बारे में, तो आपका आंसर होगा रे जॉनसन। ओके, बात करते हैं कि किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है। अगर आपको ऑप्शन में मिलता है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आपका सेकेंडरी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। मीन्स जो हार्ड डिस्क है इसका एज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया जाता है। मीन्स हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें एक्सटर्नली इसको यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये जनरल पर्पज़ कंप्यूटर के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। क्लियर है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये हार्ड डिस्क के बारे में थे, और आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे पॉइंट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने आई होप नोट किए होंगे, तो वो ये आपके काम में आने वाले हैं। ओके, तो इसी तरह से हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है आपका क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपका कंप्यूटर साइंस से है। कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस है वो 79 पे जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका ट्रंकेशन की तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। और अभी बात करें KVS के एग्ज़ाम की, जो लास्ट टाइम आपका शायद 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ है, दो एग्ज़ाम हुए थे, एक ऑनलाइन हुआ था एक ऑफलाइन हुआ था। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था ट्रंकेशन टेक्निक के बारे में। ओके, तो इसमें आपके चार ऑप्शन है जो आपको दिख रहे हैं। ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति है, अनुक्रमणीकरण है, सामयिक अभिज्ञता सेवा है, या फिर चौथा जो ऑप्शन आपका नियंत्रित शब्दावली है। तो इसमें से आपको जो करेक्ट जो आंसर है वो चूज़ करना है। मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति, मीन्स ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, ट्रंकेशन टेक्निक क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो आंसर है वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल है, और इसी को आप क्या बोलते हैं, सर्चिंग टेक्निक करके भी ये मिल जाएगा। ये एक टाइप की सर्चिंग टेक्निक है, या फिर आपको मिल जाएगा सर्चिंग फॉर्मुलेशन। जो KBS में आपका आंसर था वो सर्चिंग फॉर्मुलेशन करके आंसर था, और सेम यही क्वेश्चन था, ट्रंकेशन के बारे में उन्होंने पूछा था। तो ये क्या एक सर्चिंग टेक्निक है। ओके, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो इसको एक और भी नाम दिया है, इसके अदर नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं स्टैमिंग। अगर आपसे कभी एग्जाम में स्टैमिंग आ जाए, अब पूछा जाए कि ट्रंकेशन क्या है इसमें से, और लास्ट में अगर आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है स्टैमिंग, तो स्टैमिंग आपका आंसर सही है, क्योंकि स्टैमिंग का जो मीन्स होता है वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल से है। ओके, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, सूचना पुनर्प्राप्ति। अब बात करते हैं ये किस तरह से काम करता है। कभी जैसे ट्रंकेशन के बारे में किसी इंटरव्यू में अगर पूछ लिया जाए कि ट्रंकेशन टेक्निक जो है वो किस तरह से काम करती है, तो अब आप आंसर उसका कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है
कि जैसे आपको कोई अगर कोई वर्ड सर्च करना है, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, तो सबसे पहले आप उस इन्फॉर्मेशन का या उस वर्ड का आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए। रूट वर्ड, अब ये रूट वर्ड क्या होता है कि रूट वर्ड होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आप चाइल्ड है तो चाइल्ड क्या एक रूट वर्ड है। अब इस चाइल्ड से रिलेटेड जो वर्ड है वो आपके क्या क्या बन सकते हैं, लाइक आपका चिल्ड्रन बन सकता है, आपका चिल्ड्रंस बन सकता है, आपका चाइल्डहुड बन सकता है, ओके, आपका चाइल्ड्स बन सकता है। तो ये आपका रूट वर्ड क्या है, आपका चाइल्ड है, लेकिन चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड है, लाइक चिल्ड्रन है, आपका चाइल्डहुड है, ये सारे वर्ड है इससे रिलेटेड, इससे बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर चाइल्ड पता है तो चाइल्ड का आप यूज़ करके, अब आप इस रूट वर्ड का यूज़ करके उसके बाद में आप ट्रंकेशन सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अब ये ट्रंकेशन सिंबल क्या होते हैं, मीन्स ये क्या है, एक डेटाबेस में अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग डिफाइन किया जाता है इनको। तो ट्रंकेशन सिंबल लाइक आपका कोई एस्ट्रिक साइन मीन्स जो स्टार होता है वो साइन हो सकता है, या फिर आपका हैश टैग टाइप हैश का जो सिंबल होता है वो हो सकता है, या फिर आपका कोई क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या फिर इसके अलावा कोई आपका एक्सक्लेमेटरी सिंबल हो सकता है। तो इस तरह के अलग अलग सिंबल अलग अलग डेटाबेस में यूज़ किए जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है उस डेटाबेस पे कि वो किस तरह के सिंबल को मान रहा है, ओके। तो आपको रूट वर्ड यूज़ करना है, रूट वर्ड के बाद में आपको इस ट्रिंकेशन सिंबल का यूज़ करना है। लाइक आपको एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, लाइक सन, आप SUN सन कोई आपका रूट वर्ड हो गया, उसके बाद में आपने ट्रिंकेशन सिंबल को यूज़ किया है और आपने सीधा सर्च किया, तो आपके सामने जो रिजल्ट आने वाले हैं वो सर जो संबंधित जो वर्ड है वो लाइक आपका सनशाइन हो गया, लाइक आपका सनी हो गया, लाइक आपका सनलाइट हो गया। तो ये सारे वर्ड इस तरह से आपको डेटाबेस से उठा के आपको रिजल्ट को शो करता है। तो इस तरह से ये सर्चिंग टेक्निक काम करती है। ट्रंकेशन काफ़ी अच्छी टेक्निक है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगला जो क्वेश्चन है हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन आपका वो है 82 आपका जो क्वेश्चन है वो भी आपका कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन है 82, ओके। तो 82 क्वेश्चन पे पूछा गया है कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की मुख्य विशेषता क्या है, ओके। फिफ्थ जनरेशन के बारे में पूछा है। अब फिफ्थ जनरेशन आपने जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने फिफ्थ जनरेशन के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कौन सा क्वेश्चन है, इसमें आंसर जो है सही है। तो इसमें एक सी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फिफ्थ जनरेशन के लिए जानी जाती है, ओके। तो जो फिफ्थ जनरेशन में है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, और आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस के जो इसके पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए एक बार। तो सबसे पहले जो फिफ्थ जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन है, मीन्स जो इसका समय काल है वो कहाँ से कहाँ तक का माना जाता है फिफ्थ जनरेशन का, ओके। तो ये 1989 से लेके अब तक का जो टाइम है, ओके, 1989 से लेके अब तक का जो टाइम है वो फिफ्थ जनरेशन में काउंट होता है। अब बात करते हैं कि इसमें स्विचिंग डिवाइस मीन्स वो डिवाइस जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है, ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का काम करती है वो क्या है, स्विचिंग डिवाइस है। तो एज ए स्विचिंग डिवाइस फिफ्थ जनरेशन में किसको यूज़ किया गया है, तो ये है ULSI, ओके, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम्स में, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ओके। तो स्विचिंग डिवाइस को यूज़ किया जाता है, एज ए स्विचिंग डिवाइस किसको यूज़ किया जाता है, ULSI, किसमें, फिफ्थ जनरेशन में, ओके। किसके लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए, ओके, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। बात करते हैं कि इसमें मेमोरी डिवाइस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो इसमें ऑप्टिकल मेमोरी यूज़ की जाती है, क्लियर है। तो बात करते हैं अब लैंग्वेज मीन्स कौन कौन सी लैंग्वेज हैं फिफ्थ जनरेशन में। तो इसमें आपकी जावा है, लाइक आपकी .NET है, PHP है, C है, C++ है। तो ये सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर्स होते हैं। बात करते हैं डेटाबेस कौन कौन से हैं, तो लाइक आपका MySQL हो गया, MS SQL हो गया एंड Oracle हो गया। तो ये सारे आपको जो डेटाबेस हैं वो इसमें सपोर्ट होते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। अब बात करते हैं वो कंप्यूटर कौन कौन से हैं, ओके। तो लाइक आपको माइक्रो कंप्यूटर बेस जो है, ओके, जिसमें माइक्रो प्रोसेसिंग के जो प्रोसेस है, लाइक आपका सुपर कंप्यूटर है, ओके। माइक्रो कंप्यूटर मीन्स मतलब होता है कि कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप, जो सिंगल चिप पे वर्क कर रहे हैं वो सारे कंप्यूटर आपके क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ओके। लाइक आपका सुपर कंप्यूटर जो है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप बता रहा हूँ ये सब फिफ्थ जनरेशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब और भी जो फीचर्स हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लाइक आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये जैसे रोबोटिक्स का आपने नाम सुना होगा। रोबोटिक्स मीन्स जो रोबोट को डिज़ाइन किया जाता है जिसमें क्या है, एक रियल इंटेलिजेंस नहीं होता, मीन्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो मीन्स क्या है, हम फिफ्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स एक ऐसा इंटेलिजेंस जनरेट किया जाता है जो लगभग ह्यूमंस के जैसा होता है, बट रियल ह्यूमन नहीं होता, ह्यूमंस के जैसा होता है। तो इसको क्या बोला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कहाँ पर इसका यूज़ किया गया, रोबोटिक्स के अंदर, रोबोट के अंदर, ओके। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई।
अब ऐसे कौन कौन से जो कंप्यूटर के टाइप है जिसमें फिफ्थ जनरेशन जो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो कौन कौन से हैं उनके टाइप में लास्ट में आपको बता देता हूँ। लाइक आपका डेस्कटॉप हो गया, वो भी आपका फिफ्थ जनरेशन में है। लाइक आपको लैपटॉप हो गया, लाइक नोटबुक है, अल्ट्रा बुक है, क्रोम बुक है। ये सब एग्जाम्पल हैं, ये सब टाइप है आपके कंप्यूटर्स के। ओके, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के जो टाइप हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक, ये मैंने आपको बताया आपको फिफ्थ जनरेशन के बारे में। तो इसी तरह से हम मूव करेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 94 क्वेश्चन। तो 94 पे हम मूव करते हैं और देखते हैं आपका जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है वो क्या है। तो 94 पे जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से एमरोल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस कहाँ से प्रकाशित होता है। तो ये अभी एमरोल्ड के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 64 में। तो वही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बस आपको जो कंट्री है वो बताना है। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है यूके, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने पहले ही इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी तरह से हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 96 भी आपका क्वेश्चन कंप्यूटर से है। तो 96 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये है कृत्रिम मेघा कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। मीन्स ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस पीढ़ी से संबंधित है। अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये आपका फिफ्थ जनरेशन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है और एक्सप्लेन मैंने आपको पहले कर ही दिया है। आप इसको वीडियो को बैकवर्ड करके आप उसको सुन सकते हैं। और फिर मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 97 भी आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से है। और क्वेश्चन आपका ये है कि डायलॉग किस प्रकार की सेवा है। आपके पास में 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन को करेक्ट चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। इसमें जो आपका ऑप्शन है, आपका पहला जो है रेफरल सेवा, और दूसरा फिर जो आपका है आप ऑफलाइन सेवा, फिर आपका है प्रवृत्ति सेवा, फिर आपका आता है ऑनलाइन। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, आपका ऑनलाइन सर्विस है ये। अब डायलॉग सर्विस क्या है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। जैसा कि एक टाइप की ये वन काइंड ऑफ ऑनलाइन असिस्टेंट मीन्स, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट पे हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ असिस्टेंट टाइप के कुछ प्रोग्राम चल रहा होता है। मीन्स एक फ़ोटो आ रहा होता है और उसमें एक सर्चिंग क्वेरी टाइप से आ रहा होता है। ये चीज़ आपको मिलेगी जैसे आप वीडियो गेम आजकल खेलते हैं, पबजी जो गेम वगैरह है आप खेलते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ऑनलाइन असिस्टेंट मिलता है। मीन्स जो आपको उसके रूल्स वगैरह आपको एक्सप्लेन करता है, मीन्स किस टाइप से ये गेम चलेगा, और जो जो रूल्स वगैरह है वो आपको एक्सप्लेन करता है। और आप उस पर क्वेरी भी कर सकते हैं। मीन्स जो क्वेरी है वो आपके टेक्स्ट के फॉर्म में होगी और वो आपको उसका आंसर भी करेगा। तो ये इसी तरह की एक ऑनलाइन सर्विस है जिसमें एक आपको ऑनलाइन असिस्ट किया जाता है, ठीक है। और बात करें कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको कन्वर्सेशनल एजेंट नाम से जानते हैं। मीन्स CA नाम से भी इसको जानते हैं, कन्वर्सेशनल एजेंट। ओके। और जो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका टेक्स्ट के फॉर्म में, स्पीच के फॉर्म में या फिर ग्राफिक्स के फॉर्म में रिज़ल्ट आपका जो शो होता है। और आप इसमें टेक्स्ट या स्पीच या फिर ग्राफिक्स के फॉर्म में आप इसको इनपुट भी दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। तो डायलॉग मैंने आपको बता दिया, एक टाइप का ऑनलाइन सर्विस है। और बात करें, जैसे आपने चैट बोर्ड के बारे में सुना होगा। चैट बोर्ड होता है, इसमें सिर्फ आपको पर्टिकुलर चैट आती रहती है ऑटोमेटिकली जनरेट होके। मीन्स कभी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, अगर आपने वहाँ पर कुछ हाई लिखा, हाई अगर आप टाइप करते हैं तो सामने से आपको हाई लिख के या हेलो लिख के आपका नाम के साथ में आ जाता है। तो इस तरह से वो चैट बोर्ड चलता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। और जो आपके डायलॉग है वो थोड़ा सा अलग है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी तरह से अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 113, वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है 113। तो चलिए मूव करते हैं 113 पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 113 जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। और वो क्वेश्चन जो आपका है वो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो टर्म है, जो पद है, का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। ओके। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है सेम मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में, IR के बारे में। और मैंने आपको काफ़ी अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। तो इसमें इस वाले वीडियो में मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा, बस आपको आंसर बता दूंगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका 1950 जो आपका ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपका लास्ट वाली वीडियो को जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं IR के बारे में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में क्लियर है। और इसी तरह से मूव करेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 125। तो 125 जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कंप्यूटर से। अब देखिए क्या है आपका 125 क्वेश्चन। तो 125 जो क्वेश्चन है वो है आपका डिस्क को
ट्रैक्स और सेक्टर में डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डालने की जो आपकी प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? ओके, आपके पास में जो चार ऑप्शन है, बूटिंग, फॉर्मेटिंग है, एंड ऑल अबव है, और लेबलिंग है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन में चूज़ करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो बी ऑप्शन है आपका, बी फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, अब फॉर्मेटिंग के बारे में बता देता हूँ क्या है फॉर्मेटिंग। क्या है एक फॉर्मेटिंग, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या है किसी स्टोरेज डिवाइस को हम इनिशिएट करते हैं उसको यूज़ करने के लिए। ओके, कोई भी स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम उसको प्रिपेयर करते हैं, मीन्स उसको तैयार करते हैं उसको यूज़ करने के लिए, मीन्स उसको उसमें स्टोरेज किया जाए, उसमें कोई भी डाटा को स्टोरेज करने के लिए उसको रेडी करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। इज़ वन काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डेटा स्टोरेज डिवाइस। लाइक आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ओके, लाइक आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव कोई भी है, या फिर आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। तो इनका क्या इनिशियल यूज़ करने के लिए हम उसको फॉर्मेटिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें दो टर्म आ रही है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक जो टर्म है आपकी ट्रैक, और दूसरी जो टर्म है आपकी सेक्टर। तो ये दोनों टर्म का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ ट्रैक इन डिस्क। ओके, किसी डिस्क के अंदर ट्रैक क्या होता है, किसी डिस्क के अंदर सेक्टर क्या चीज़ होती है। अगर किसी इंटरव्यू में पूछ ले तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले उठाते हैं सेक्टर को। सेक्टर क्या चीज़ होती है, मीन्स क्या होता है कि जैसे आप कभी आपने हार्ड डिस्क देखी होगी, एक राउंड राउंड हार्ड डिस्क होती है। तो उसमें एक लाइनिंग जो होती है, मीन्स कई सारी लाइनिंग टाइप से होती है उसमें, जिसमें डेटा स्टोर होता है। तो आपकी किसी पर्टिकुलर एक लाइन को अगर हम देखते हैं उसमें, तो वो जो लाइन है वो छोटे छोटे जो ब्लॉक्स से मिलके बनी होती है। वो जो लाइन है वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट्स होती हैं, उनको मिला के बनती है। मीन्स जो अब जो स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट्स है उसको क्या बोला गया? सेक्टर बोला गया। मीन्स जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। अब बताता हूँ कि सेक्टर जो है उसकी साइज़ क्या होती है। मीन्स जो एक छोटा सा ब्लॉक है, 20 बहुत छोटा ब्लॉक होता है, उसका साइज़ क्या होता है? तो उसका जो साइज़ होता है वो 512 बाइट, मीन्स 512 बाइट्स का उसका साइज़ होता है। मीन्स ये उसकी कैपेसिटी है उस ब्लॉक की। अब बात करता हूँ कि 512 ही क्यों होती है, क्योंकि 2⁹ जो होता है, 2⁹ जो होता है वो 512 होता है। अब यहाँ पर 2 को बेस क्यों माना है, ये 2 जो है वो बेस क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जब भी आप डिस्कस करेंगे, कभी भी डिस्कशन करेंगे, तो दो ही चीज़ें होती हैं, बाइनरी मीन्स 0 या 1, फिर या तो ऑन या फिर ऑफ। तो इसीलिए इसमें बेस 2 माना गया है। और 2⁹ होता है वो क्या है? 512। तो जो आपका सेक्टर है, जो आपका ब्लॉक है, मीन्स जो आपका स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट है, वो कितना साइज़ है उसका? 512 बाइट। और उसी को क्या बोला गया है? आपका सेक्टर बोला गया है। तो आपको याद रखना ये पॉइंट। और इसी तरह से अगला जो पॉइंट है आपका ट्रैक। तो ट्रैक मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपको राउंड राउंड जो आपका जो डिस्क है, उस डिस्क में जो एक जो बैंड होते हैं, मीन्स जो एक एक टाइप का बैंड है, वो बैंड ही उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। और जो बैंड होता है वो छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बना होता है। मीन्स सेक्टर को मिला के हमारा क्या बना होता है? ट्रैक। आपको समझ में आ रहा है? जो सेक्टर होते हैं छोटे छोटे, उन सेक्टर्स को मिला के हमारा क्या बनता है? ट्रैक बनता है। तो जो लाइनिंग है, जो बैंड है, वो क्या है? उसको ट्रैक बोलते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई सेक्टर ट्रैक के बारे में। और फॉर्मेटिंग का जो प्रोसेस था मैंने आपको डिस्कस किया। तो इसी तरह से हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 128, जो आपका कंप्यूटर से है। तो 128 जो क्वेश्चन हम आपका वो क्वेश्चन जो है वो चिप प्रविधि का प्रयोग निम्न में से किस कंप्यूटर में किया जाता है? मीन्स ये आईसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपके उक्त सभी हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में, या फिर माइक्रो कंप्यूटर में। तो ये आपके ऑप्शन है, आप एक बार देख लीजिए इनको, और आपको पता चल रहा होगा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो आपके पास में जो चार ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर जो आपका है वो करेक्ट है, तो आपको बताना है कौन सा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर जो माइक्रो कंप्यूटर है, ओके, माइक्रो कंप्यूटर जो है वो आपका सही आंसर है, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक चिप का यूज़ किया जाता है, एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो कंप्यूटर है, ओके, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो कंप्यूटर मीन्स जो माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड है, उन कंप्यूटर को क्या बोला गया? आपका बोला गया माइक्रो कंप्यूटर। ओके, अब बात करते हैं कि माइक्रो जो कंप्यूटर है उसको इन्वेंट किसने किया? ओके, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? ये काफ़ी बार पूछते हैं क्वेश्चंस, माइक्रो कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया? तो ये आपका आंसर है एडवर्ड रॉबर्ट्स। ओके, माइक्रो कंप्यूटर को इन्वेंट किया एडवर्ड रॉबर्ट्स ने। अब ये इंडिया का बात करें कि इंडिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका आंसर है सिद्धार्थ कंप्यूटर। सिद्धार्थ जो कंप्यूटर वो इंडिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर है। बात करते हैं वर्ल्ड, संसार का पहला जो माइक्रो कंप्यूटर, वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, तो उसका नाम है एल्टियर, ALTAIR, एल्टियर। और बात करते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर है इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो इसको
जानते हैं कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप। ओके, तो कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इसको भी बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को। ओके, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है। ओके, क्योंकि सिंगल प्रोसेसर बेस्ड जो कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। तो इसमें मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया। और फिर अगला जो क्वेश्चन है, तो इसमें मैं करेक्ट आपको आंसर जो चूज़ करे वो कर देता हूँ, माइक्रो कंप्यूटर। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। आपका जो 132 जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो 132 जो है क्वेश्चन वो ये रहा आपका। 132 जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता लग रहा होगा कौन सा इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट है। तो इसमें चलिए बता देता हूँ। तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका थर्ड जनरेशन। ओके, जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है, मीन्स थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसमें आईसी का यूज़ किया जाता है। तो चलिए थर्ड जनरेशन है वो, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। तो इसमें जो आपका टाइम है, जो समय काल है थर्ड जनरेशन का, वो है आपका 1964 1964 से 1975 1975 के बीच का जो टाइम है, जो समय है, वो आपका थर्ड जनरेशन माना जाता है इसमें। अब बात करते हैं स्विचिंग डिवाइस, मींस एक ऐसे डिवाइस जिसमें डेटा ट्रांसमिशन काम आते हैं, मींस डेटा को ट्रांसफ़र करने के जो काम आ रहे हैं वो कौन से डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आईसी का यूज़ किया जाता है, और फिर इन शॉर्ट इसको SSI से नाम से भी जानते हैं, मीन्स स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की, मीन्स थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें स्टोरेज डिवाइस किस टाइप का था। तो ये एक हाईली लेवल, मीन्स एक हाई लेवल मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी, इसमें यूज़ की जाती थी। या फिर बात करें कि उच्च स्तरीय चुंबकीय कोर मेमोरी, हाई लेवल मैग्नेटिक कोर मेमोरी को इसमें यूज़ लिया जाता था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। साइज़ इसका क्या था, बहुत ज़्यादा छोटा था, क्योंकि इसमें यूज़ हो रहा था आईसी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन को यूज़ किया जा रहा था, इसलिए इसका जो साइज़ था वो छोटा था। लैंग्वेज की बात करें तो इसमें बेसिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, या फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट को यूज़ करते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। बात करें इसके एग्जाम्पल की, मीन्स वो कौन से कंप्यूटर थे जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में काउंट होते थे। तो आपका IBM 370 है, CDC आपका 3600, या फिर आपका वैक्स 1900। तो ये जो एग्जाम्पल थे वो आपके थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल थे। तो इस क्वेश्चन में हमने थर्ड जनरेशन को डिस्कस किया। इसी तरह से हम मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। और 133 जो आपका क्वेश्चन है वो है एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोहा निम्न में से किस भाषा में लिखी गई है। मींस जो कोहा को डिज़ाइन किया गया है वो किस लैंग्वेज में डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है पर्ल लैंग्वेज, इस पर्ल लैंग्वेज में आप इस कोहा को डिज़ाइन किया गया है। और कोहा के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो मेरा यूट्यूब पे कोहा सॉफ्टवेयर के बारे में एक वीडियो है कंप्लीट, आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं और काफ़ी कुछ आप उसमें नोट कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और अगला क्वेश्चन मूव करेंगे हम। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो 135 जो क्वेश्चन है, 135 जो क्वेश्चन आपका लाइब्रेरी का है, वो कंप्यूटर का है। तो 135 जो क्वेश्चन है वो है हाइपर टेक्स्ट शब्द को किसने प्रतिपादित किया। ओके, हाइपर टेक्स्ट जो वर्ड जो टर्म है उसने किसने उसको प्रतिपादित किया है। तो 135 ये क्वेश्चन आपका है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो ऑप्शन है आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सीधा मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो जो आपका पहला जो ऑप्शन है आपका टेड नेंसल, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं कि इस टर्म को कब दिया गया था। तो ये टर्म जो दी गई थी वो 1965 में इस टर्म को दिया गया था। हाइपरटेक्स्ट को किसने, टेड नेंसल ने दिया था 1965 में, 1965 में। ओके, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, मीन्स एक टाइप का टेक्स्ट होता है जिस पे कोई ना कोई लिंक होता है, मीन्स कोई ना कोई पेज या कोई और डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई और टेक्स्ट अटैच रहता है। मीन्स जब भी उस टेक्स्ट को हम क्लिक करेंगे तो वो हमें किसी ना किसी पेज पे लेके जाएगा। मीन्स वो उसमें कोई ना कोई पेज लिंक रहता है, कोई डेटा या कोई टेक्स्ट के फॉर्म में कुछ भी लिंक रहता है। ओके, तो हाइपर टेक्स्ट जो है वो क्या है, एक टाइप का टेक्स्ट होता है जिसपे कोई ना कोई लिंक को कंटेन करके रखता है वो टेक्स्ट। ओके, तो ये एक टाइप का हाइपरटेक्स्ट हो गया। और इसको किसने बनाया, टेड नेंसल ने इसको इस टर्म को दिया 1965 में। अब एक इससे जो जुड़ी हुई टर्म है वो है आपकी हाइपर मीडिया। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हाइपर मीडिया क्या है और इसको किसने दिया। तो हाइपर मीडिया में क्या होता है, देखो सेम है। अगर अभी हम हाइपर टेक्स्ट की बात करें तो इसमें हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ऑनली टेक्स्ट। ओके, अब बात आती है हाइपर मीडिया। तो हाइपर मीडिया में क्या किया उन्होंने, ग्राफिक्स, वीडियो और साउंड को ऐड कर दिया। मीन्स अगर आप किसी ग्राफिक्स को क्लिक करते हैं तो मीन्स उसके पीछे कोई ना कोई लिंक होगा, वो आपको कहीं ना कहीं किसी पेज
पे डायरेक्ट करेगा, रीडायरेक्ट करके लेके जाएगा। ओके, मूव करा देगा किसी अदर पेज पे। अगर हम कोई वीडियो है, वीडियो पे क्लिक करते हैं, सेम प्रोसेस होगी। अगर कोई साउंड है तो ये सब ऐड किस में किया है, हाइपर मीडिया में। हाइपर टेक्स्ट में ओनली टेक्स्ट, और हाइपर मीडिया में आपका ग्राफिक्स है, आपका वीडियो है, आपका साउंड है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। ओके, अब एक क्वेश्चन अगर आपका आता है कि टेंडेंशियल और हाइपर मीडिया को जो दो टर्म्स